नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। वहीं 2019 में इन सभी सीटों पर सबसे अधिक भाजपा 40, बसपा 4 और बीजेडी के खाते में 4 सीट आई थी, जबकि सपा की झोली में 1, जेडीयू को 3, टीएमसी को 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी थी। लेकिन इस बार देखना होगा कि जनता की ओर से दिए गए मतदान से क्या चुनावी पासा पलट सकता है। जनता किसके दावों में दम देख रही है, अब तो ये देखना होगा 4 जून को। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन गोस्वामी, आयुषी गंगराड़े और पल्लवी परियार जी जुड़ चुकी हैं। पल्लवी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार मतदान किए जा रहे हैं, 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, छठे चरण में मतदान किए जा रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है, किसका पक्ष देखने को मिलेगा? देखिए प्रज्ञा जी, ये तो देखने वाली बात हो गई कि जनता किसके पक्ष में वोट करती है। लेकिन अगर देखा जाए, मतदान की बात की जाए तो पिछले चरणों में काफी बहिष्कार देखने को मिला है। वहीं बहिष्कार को देखते हुए चुनाव आयोग ने काफी पहल की थी। कई ब्रांड्स की तरफ से मतदान यानी वोटिंग को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा था, क्योंकि ये मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और कहीं ना कहीं मतदाताओं को इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं अगर मैं बहिष्कार की बात करूं तो लोगों में आक्रोश देखा गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। ज्यादा खबरें बहिष्कार की सामने नहीं आई है। वहीं अगर देखा जाए तो अभी तक 37% के लगभग वोटिंग भी संपन्न हो चुकी है। 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो सभी मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं वो काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं कौन किसको किसके आधार पर वोट देता है, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। वहीं अगर बहिष्कार की बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि जनता को हो सकता है कि उनके यहाँ काम ना होने के कारण किसी चीज को लेकर नाराजगी हो, लेकिन उन्हें अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसी चीज है जो कि लोकतंत्र के हिस्सेदारी में आकर सरकार तो चुन ही जाएगी। 4 जून के बाद सरकार तो बनेगी ही, वो किसी भी पार्टी की बने। इसलिए लोगों को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, वो चाहे किसी को भी वोट दे। जी अमन जी, जैसे पल्लवी ने बहिष्कार की बात करी है, पिछले साल जो मतदान हुए थे उस अकॉर्डिंग इस बार मतदान कम देखने को मिला है, इससे आप कितना सहमत हैं? इसका क्या कुछ लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? देखिए प्रज्ञा, बात जिन राज्यों की हम कर रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसानों की संख्या ज़्यादा है। किसान प्रधान प्रदेश कहा जा सकता है उसे एक तरीके से। बीते समय में अगर 2020-21 की बात करें, किसान आंदोलन हिंदुस्तान में होता है। किसान बहुत भारी संख्या में किसानों ने विरोध किया था सरकार का। वहीं अभी बीते समय में भी देखा गया है, जब चुनाव प्रचार प्रसार की बात आ रही थी तो काफ़ी हद तक किसानों ने बीजेपी का विरोध किया था। वहीं ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बीजेपी का ही विरोध कर रही थी। किसानों का विरोध ओवरऑल सरकारों से था कि अगर विपक्ष की भी बात थी तो विपक्ष से भी किसान काफ़ी हद तक नाराज थे। उनका ये कहना था कि विपक्ष भी हमारे साथ हमारे आंदोलन में उतना सहयोग नहीं किया था उनका, जहाँ तक कि किसानों की बात करते हैं। तो ये जहाँ तक आप बहिष्कार की बात करें प्रज्ञा, बहिष्कार तो देखने को नहीं मिला अभी तक, लेकिन ये है कि जो किसानों की जो नाराज़गी थी वो देखने को ज़रूर मिलेगी। वो वोटिंग परसेंटेज भी अच्छे होंगे, लेकिन जो परिणाम आएंगे उन परिणामों में जो किसानों की नाराज़गी है वो देखने को मिलेगी प्रज्ञा जी। जैसे आयुषी जी, अमन जी ने बताया कि किसान भाजपा से नाराज चल रहे हैं। जहां भाजपा 400 सीटों का दावा करती है कि इस बार 400 सीटें उसको प्राप्त होंगी, क्या हरियाणा पंजाब में ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और लगातार जिस प्रकार से अमन जी ने भी बताया कि किसानों की ओर से विरोध वहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन जो किसानों का आंदोलन वहां पर हुआ था, उनकी मांगे जो थी, जो पूरी नहीं हुई थी, एमएसपी गारंटी को लेकर के लगातार किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं यदि मैं पिछले समीकरण की बात करूं, 2019 के चुनाव की बात करूं, तो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने मिल
मिलजुल कर चुनाव लड़ा था, तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल हुई थी। लेकिन अभी तो ये जो 10 लोकसभा सीटें हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है 400 पार का, तो हर राज्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, हर जगह जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। 10 सीटें भी काफी होती है। लगातार जो है किसान हरियाणा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ये 4 जून को साफ होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी या नहीं। जी, वहीं करनाल सीट बेहद अहम रखती, क्योंकि वहां से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले प्रदेश की कमान संभाल रहे थे मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद नायब सैनी को बनाया गया है मुख्यमंत्री। क्या इसका असर देखने को मिलेगा करनाल सीट पर, अमन जी? बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। लोकप्रियता मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने काफ़ी लंबे वक्त तक सीएम पद पे भी रहे हैं। लोकप्रियता जो रहती है जब नेता होता है, जैसे अगर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ उसको। जैसे शिवराज सिंह चौहान काफ़ी लंबे वक्त तक लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। जब विदिशा से उन्हें जब टिकट मिली तो लोगों में हर्ष का एक माहौल था कि जैसे एक बात हो जाती कि हमारे ही परिवार के किसी सदस्य को सीट मिली गई, चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर की बेशक फैन फॉलोइंग है। मनोहर लाल खट्टर को युवा काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, असर तो रहेगा। मनोहर लाल खट्टर का डंका कहीं ना कहीं तो बजता हुआ नजर आएगा। जी, वहीं हरियाणा में जेजेपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरी है और भाजपा भी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। क्या इस बार जेजेपी का पलड़ा मजबूत देखने को नहीं मिल रहा है, आयुषी जी? देखिए, सभी पार्टियों की ओर से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेजेपी हो, क्योंकि सभी की ओर से मजबूती के साथ प्रचार प्रसार हरियाणा में देखने को मिला। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हो, क्योंकि लगातार उनकी ओर से 6वें चरण से पहले भी जो है चुनावी प्रचार किया गया। जिस प्रकार से आपने भी बात की थी मनोहर लाल खट्टर की, यानी कि पूर्व सीएम की, अब उनका डंका जो है वहां पर बजता ही है। ऐसे में करनाल लोकसभा सीट से जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, आज चुनावी मैदान में वे उतरे हुए हैं। देखिए, सभी पार्टियां जो है अपनी ओर से दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रही है, दमखम दिखाते हुए नजर आ रही है। सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। कौन मजबूत है कौन मजबूत नहीं है ये तो 4 जून को साफ होगा। लेकिन जो है सभी पार्टियों ने प्रचार किया, अपनी ओर से जो है अपनी जो ताकत है पूरी इस बार चुनावी मैदान में झोंकी थी। जी, वहीं ताकत की जैसे कि आपने बात करी, लेकिन आज के मतदान की मैं बात कर लूँ तो पश्चिम बंगाल, आज के मतदान की बात करूँ, पिछले चरण की मतदान की बात करूँ तो सबसे अधिक मतदान वहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो टीएमसी की सरकार वहां पर है। लेकिन इस बार संदेश खाली जैसे वहां पर चीजें हो रही हैं, जिसके चलते भाजपा संदेश खाली को एक मुद्दा बना रही थी, जिसके चलते वो संदेश खाली के पीड़ितों से भी मिल रही थी। तो ऐसे में संदेश खाली मुद्दा क्या इस बार बीजेपी के पक्ष में देखने को मिलेगा कि संदेश खाली का जो मुद्दा है जीत हासिल करवा सकती है भाजपा को? पल्लवी जी। जी देखिए, अगर प्रज्ञा जी मुद्दे की बात की जाए तो सभी प्रदेशों में कोई ना कोई मुद्दा उठकर जरूर आता है। अगर असम की बात करें तो वहां पर भी आता है, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्रोटेस्ट किया गया था। सभी जगह मुद्दे हैं। ये विपक्ष पर निर्भर करता है कि जहां पर जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है वहां जो विपक्ष की पार्टी है वो उसको किस तरीके से लेती है। जो संदेश खाली का मुद्दा था, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसको बीजेपी ने उठाया, उस मुद्दे को बीजेपी ने ठंडा नहीं होने दिया और उसको वो चुनाव में लेकर आई है। ये विपक्ष पर निर्भर करता है कि वो उसे किस तरीके से लेती है और उसका कितना फायदा उठाया जाता है। वहीं बीजेपी ने उस मुद्दे को बहुत उठाया भी, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पश्चिम बंगाल में जो रैलियां थी उसमें जो लोगों का जमावड़ा देखा गया है, रैली में जो भारी संख्या में लोग बीजेपी की रैलियों में शामिल हुए हैं, उससे देखने से तो यही लग रहा है कि हो सकता है ज्यादा नहीं तो थोड़ा फायदा बीजेपी को मिल सके। वहीं अब कितना फायदा बीजेपी को मिलता है ये तो देखने वाली ही बात होगी। संदेश खाली मुद्दे के बाद स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सांसद रही हैं, जहां पर इंडी गठबंधन कहता है कि नारी न्याय हमारे लिए एक मजबूत और नारी जो है देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है, इससे महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कुछ कहेंगी, आयुषी जी?
देखिए, महिला सशक्तिकरण की आपने बात की है और महिलाओं को सशक्त करने की बात लगातार सभी पार्टियों की ओर से की जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन हो या कोई भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हो। सभी लोग जो है महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, मजबूत करने की बात करते हैं। जिस प्रकार से आपने स्वाति मालीवाल वाले केस की बात की है, स्वाति मालीवाल वाला केस जो है आम आदमी पार्टी का जो हुआ था, जिसके बाद जो है उनका ऐसा कहना है, आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया है, क्या कुछ हुआ है इस पर जो है अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन यदि आप एक और महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, दूसरी ओर उन्हीं के साथ मारपीट होती है, वहीं यदि आपसे इसी मामले में जब पूछताछ की जाती है, बात की जाती है, तो आप इस पर कुछ भी जवाब देने से बचते हैं। तो अब कहीं ना कहीं इस चीज को यदि मुद्दा भी बनाया गया होगा चुनाव में, तो दिल्ली की यदि मैं बात कर लूं एक बार, जिस प्रकार से आपने भी बात की, तो दिल्ली में क्या होता है कि यदि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो ज्यादातर जनता का झुकाव जो है केंद्र सरकार पर बना रहता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बना हुआ है। वहीं यदि विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो उस समय पे जनता का रुख जो था वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर बना हुआ था। लेकिन ये तो जनता का डिसीजन है कि क्या स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर के जनता अब किसको वोट करती है, क्योंकि आज 7 लोकसभा सीटों पर दिल्ली में जो है चुनाव जारी है। अब इस मुद्दे को लेकर के जनता का क्या कुछ रुख है और जनता इस बार इस मुद्दे को किस प्रकार से लेती है, ये देखना होगा। जी अमन जी, जैसे कि स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा बन गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो स्वाति मालीवाल पहले बोल चुकी भाजपा हमारे मामले में टांग ना अड़ाए, लेकिन आप इससे कितनी सहमति रखते हैं कि भाजपा हो या कोई अन्य पार्टी हो, किसी महिला के ऊपर, महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है उसमें अपनी दखल ना करे, ऐसे में सियासी हवा देना किसी मामले को कितना सही है? देखिए प्रज्ञा, अगर बात करते हैं स्वाति मालीवाल केस की जी, तो ये आम आदमी पार्टी का जो अंदरूनी जो कलेश था, पहला तो ये उनको उजागर करना ही नहीं था, ये सामने आना नहीं चाहिए था। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होते हैं या कोई भी चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, तो जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे केसेस हो जाते हैं कि आपकी सांसद को ही आपके पीएसओ मार दें या पीए उनको मार रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो ये पार्टी के लिए ना बहुत नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत बड़े चुनाव है, काफ़ी अहम चुनाव है। इससे पहले केजरीवाल का जेल जाना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, जनता के बीच में पार्टी की नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है। उसके बाद स्वाति मालीवाल वाला केस होना, ये बहुत गलत जो छवि है वो आपके सामने लेके आता है। कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो है वो अर्बन एरिया है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो काफ़ी पढ़ी लिखी जनता है। वो जब ऐसी चीज़ें देखती है, ऐसे केसेस देखती है कि यार एक साइड गवर्नमेंट जो है, प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और शुरू से जहाँ तक केजरीवाल की बात रही है, केजरीवाल ने महिला सशक्तिकरण की बात की है, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवाएं जैसी चीज़ें शुरू करी। उसके बाद जब उनके सांसद के साथ ही उनके जब पीए ने जब जो हरकत होती है, सीएम आवास में जब ऐसी हरकतें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव छवि जो है वो क्रिएट कर देती है। उसके बाद इलेक्शन में जब आप जनता के सामने जब जाते हैं, आप जब वोट मांगने जाते हैं, तो जनता का भी ये होता है कि जब ये अपनी सांसद को ही नहीं बचा पाए तो ये हमारे लिए कैसे काम करेंगे। और बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी बेशक ये जो मुद्दा है वो उठाएगी ही। अगर बीजेपी की जगह अन्य पार्टी भी होती वो मुद्दा उठाती, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, सिर्फ 7 या 10 सीटों की बात नहीं कर रहे प्रज्ञा, एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देश में जब सरकार बनानी होती है तो एक सीट भी जो होता है खेल बिगाड़ देती है। जी, जैसे कि अमन जी ने बताया कि एक सीट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और विपक्ष की जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे, यदि मैं इंडिया गठबंधन की बात कर लूँ तो लोगों का कहना है, उन लोगों का कहना है कि वो लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब प्रेस वार्ता करते हैं वो लोग तो अलग अलग प्रेस वार्ता करते हैं। यदि एक बार अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के नेता जो है अरविंद केजरीवाल, उनके साथ प्रेस वार्ता की, फिर उसके बाद अगले ही दिन जो है वो
मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस वार्ता करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन में खलबली दिखाते हुए नजर आता है। अब पता नहीं, उनका कहना तो यही है कि वो लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बड़ी ही ताकत के साथ जो है इस बार का चुनाव उनकी ओर से लड़ा जा रहा है। लेकिन जब ऐसी कोई चीजें हो जाती है तो जनता जो है समझ नहीं पाती कि आप लोग गठबंधन में सरकार है आपकी, और किस प्रकार से फिर आप एक साथ प्रेस वार्ता कर सकते थे, एक साथ जनता को संबोधित कर सकते थे, एक साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत कर सकते थे, लेकिन आप सभी अलग अलग नजर आ रहे हैं। अमन जी, जैसा आपने कहा कि दिल्ली की जनता जो पढ़ी लिखी जनता है, लेकिन आज के चुनाव की मैं बात करूं, सबसे मतदान दिल्ली में किए गए हैं। अभी तक जितने राज्यों में मतदान किए गए, सबसे मतदान दिल्ली में देखे जा रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल मतदान में कमी है, लेकिन अगर देखा जाए तो जनता बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती है। आने वाले समय में देखने को ये भी होगा कि शाम तक का समय है, 6 बजे तक का भी हमारे पास समय है, वोटिंग परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगी। और बात करते हैं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली से जो नेता निकल के आते हैं, अगर उम्मीदवारों की बात करते हैं, कैंडिडेट्स की बात करते हैं, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते, सारी पार्टियों की बात करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो या इंडी गठबंधन की भी बात करते हैं अपन। जो प्रत्याशी जो उनकी तरफ से उतारे गए हैं, काफ़ी हद तक कुछ युवा हैं, कई युवाओं को मौका मिला है, तो काफ़ी स्कॉलर्स को भी मौका मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जब देश की राजनीति में ऐसे युवा जब आते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता को भी लगता है कि हाँ, कि पढ़ा लिखा नेता सामने आ रहा है, एक स्कॉलर आ रहा है जो हमारी समस्याओं को समझेगा, शायद हमारी समस्याओं का निवारण करेगा। जी, जैसे कि आपने युवाओं को लेकर बात की, तो पल्लवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लगातार इस बार चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार है कांग्रेस की तरफ से और मनोज तिवारी उनके सामने हैं। ऐसे में दिल्ली की राजनीति का क्या कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा? जी, ये आपने जो बात की है कन्हैया कुमार वाली, ऑफ कोर्स सी बात है कि कन्हैया कुमार काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं दिल्ली में, और वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। वहीं मनोज तिवारी पिछली बार दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन अब देखना ये होगा कि कन्हैया कुमार की जिस प्रकार से लोकप्रियता है, वहीं कन्हैया कुमार का पहले ये कहना था वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, या जो भी है छात्र नेता, उनका एक मतलब छात्र नेता के चेहरे पर सामने आते थे कन्हैया कुमार। उनका काफ़ी बड़े बड़े मुद्दों पर नाम सामने आया है। जेएनयू की अगर बात करें तो काफ़ी नारे उन्होंने दिए थे, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुए थे, काफ़ी डिबेट्स भी ली गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता के मुद्दों को कन्हैया कुमार किस तरह से उठाते हैं, जनता के बीच किन मुद्दों को कन्हैया कुमार लेकर जाते हैं। वहीं उनके सामने मनोज कुमार इस बार टिक पाते हैं कि नहीं टिक पाते, क्योंकि पिछला प्रत्याशी यदि देखा जाए तो शायद पिछला प्रत्याशी कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के कंपैरिजन में कमजोर माने जा रहे थे, ऐसा जनता का कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ। वहीं लेकिन कन्हैया कुमार काफी दमखम के साथ इस बार मैदान में है। उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारता है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार। जी, अमन जी, कन्हैया कुमार का नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है, उनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। ऐसे में कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली में क्या कांग्रेस को कन्हैया कुमार को लेकर फायदा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल। प्रज्ञा, पहले तो कन्हैया कुमार की बात करते हैं। जेएनयू से निकले हैं, स्कॉलर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी हद तक वामपंथी रहे, पहले सीपीआई में जुड़े थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, एक बेगूसराय से भी चुनाव लड़े थे, ताकि हालांकि वो चुनाव वो हारे थे। बात करते हैं कांग्रेस ने दिल्ली से क्यों उतारा, तो दिल्ली की जिस सीट पे मनोज तिवारी हैं, उस इलाके में काफ़ी हद तक जो बिहार से जो मजदूर वर्ग जो आते हैं वो वहाँ बसर करते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के मूल निवासी हो चुके हैं। अब बिहार की जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कन्हैया कुमार से बड़ा ऑप्शन मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के पास नहीं था। कांग्रेस ने राइट कैंडिडेट चुना है, क्योंकि कन्हैया कुमार की लोकप्रियता काफ़ी है, युवाओं के बीच में है। युवाओं की अगर बात करते हैं तो युवा काफ़ी ज़्यादा जो उनके ऊपर जो पिछले जो भी मामले रहे हैं वो चल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, वो अलग मामले उनकी बात ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो युवा के बीच में कन्हैया कुमार काफ़ी पॉपुलर फेस हैं। जहाँ तक बात करें मनोज तिवारी की, मनोज तिवारी काफ़ी लंबे वक्त से वहाँ सांसद रहे हैं, चुनाव जीते हैं, लेकिन मनोज तिवारी को अगर टक्कर की बात करते हैं, कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं राइट चॉइस है मेरे हिसाब से कांग्रेस की तरफ से। जी, वहीं लगातार पिछले साल के मुकाबले इस साल वोटिंग प्रतिशत जो है कम देखने को मिला है, इस पर आप तीनों क्या कुछ कहेंगे? जी प्रज्ञा, अगर वोटिंग परसेंटेज कम की बात करते हैं तो देखिए ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि वोटिंग परसेंटेज घट रहे, वो
हुए हैं और उसका मेन कारण रहा है पिछले कई सालों में एक तरफ देखा जाए जो किसान आंदोलन वो भी था, सबसे बड़ा कारण जो था किसान आंदोलन। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करते हैं, जब राजनीति रातों रात जब सरकारें बदली तो कहीं ना कहीं जनता को ये भी लगता है कि हम जिस उम्मीदवार को, जिस कैंडिडेट को हम चुन रहे हैं, जिसको हम अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन रहे हैं कि ये इसको आगे हम बढ़ाएंगे, वही रातों रात गायब हो जाएगा अगर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो जनता में ये रोष होता है। फिर उसके बाद अगर कई क्षेत्रों में देखा जाए तो लोगों की जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको लेकर जो मांग है जब वो पूरी नहीं होती, इसलिए ये चुनाव बॉयकॉट जैसी चीज़ें होती है, बहिष्कार होती है, उसके चक्कर में मतदान प्रतिशत कम होते। देखना ये होगा कि इस चुनाव को कौन जीतता है, कौन विजयी बनता है, उसके बाद वो क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम करता है। आयुषी जी, जिस प्रकार से देखिए अमन जी ने बताया, मैं उनकी बातों से बहुत ही अच्छी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की उन्होंने बात की, जब जनता किसी को चुनती है और ऐसे सरकार में बदलाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं जनता का रुख जो है वो चेंज हो जाता है। वहीं यदि मैं गर्मी के प्रकोप की बात कर लूँ तो इस बार गर्मी का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं कमी जो है गर्मी के प्रकोप के कारण भी इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है। और लगातार जिस प्रकार से बातचीत की थी हम लोगों ने किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों ने आंदोलन किया था और लगातार यदि हरियाणा की बात कर लूँ तो हरियाणा में जो है उनकी ओर से ये आंदोलन किया गया। पूरे देश भर में जो है इसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ा है। वहीं अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो सांसद रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं करवाया, जिसके चलते भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं लोगों की तरफ से ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि लोगों को प्रशासन ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, उनका साथ नहीं दे रहा है किसी भी प्रकार से, जिसको लेकर लोगों में रोष है। वहीं लोगों को ये लगता है कि जब हमने अपने काम के लिए सरकार को चुना है, लेकिन वही सरकार जब हमारा काम नहीं करती और एक बार वहां से सांसद चुने जाने के बाद सांसद के अगले 5 साल तक दर्शन ही नहीं होते, उनके दर्शन के लिए ही जनता तरस जाती है, तो इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जिसको लेकर तभी जनता ने अपने गाँवों के बाहर पोस्टर्स लगा दिए थे, बैनर्स लगा दिए थे, चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। वहीं लोग वो प्रमोशन करने के लिए भी अपने गाँवों में और क्षेत्रों में नहीं आने दे रहे थे, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और उसको लेकर लोग मतदान करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। जी, वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट, मैनपुरी सीट और कन्नौज सीट और आज आजमगढ़ सीट पर मतदान के, इन सीटों पर मतदान हो चुके, लेकिन आजमगढ़ सीट पर आज मतदान है। आजमगढ़ सीट बेहद महत्वपूर्ण है सपा के लिए। अमन जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि जो सीटें मैंने गिनाई हैं आपको, इसमें सबसे ज़्यादा सपा का वर्चस्व देखा गया है कि आने वाले समय में बीजेपी राज करने वाली है इन सभी सीटों पर? प्रज्ञा, ये कहना सही भी है लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी है कि राज कौन करता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, उससे पहले हम कयास लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आजमगढ़ सीट की आप बात करती हैं तो भाजपा ने काफ़ी लोकप्रिय चेहरा अपना उतारा है, पिछली बार भी रहे हैं निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ काफ़ी पॉपुलर हैं, तो उनकी तरफ जनता आकर्षित है। और बीजेपी की अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप इस बात को मेरे से ज़्यादा समझ सकती हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से योगी सरकार बनी थी, बीजेपी की जब सरकार बनी थी, उसके बाद से बीजेपी सरकार ने काम किए हैं, जिसके चलते लोगों के बीच में बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति है, बीजेपी को वो अपनी सरकार मानकर वोट करते हैं। जहाँ तक बात करें सपा की, समाजवादी पार्टी की, तो देखिए समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो वोट बैंक काफ़ी मजबूत था। एक वोट बैंक है उनके पास, एक श्रेणी के लोग हैं जो उन्हें लगातार वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब सीट विभाजन की जब बात हुई तो कई जगह पे इंडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतारे, वहाँ पर सपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जो कि उनका प्रोटोकॉल था। वहीं इस बार बसपा, जिन मायावती की बात करते हैं, तो मायावती भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यूपी से अगर पिछले चुनावों की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं मायावती के वर्चस्व, मायावती की सरकार खत्म होने की कगार में है। तो ये कहना, इसका पूरा फायदा, पुरजोर फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। प्रज्ञा, आप इस बात से ज्यादा इत्तेफाक रखती होंगी मेरे हिसाब से।
जी, रायबरेली सीट भी बेहद महत्वपूर्ण रही है बीजेपी के लिए भी आने वाले समय में, क्योंकि पिछले सालों से मुकाबले देखें तो बीजेपी वहां पर जीती थी और सोनिया गांधी को हराकर बीजेपी जीती थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि सोनिया गांधी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हैं, वहां से सांसद रही हैं, उनको हरा के स्मृति ईरानी ने भाजपा का परचम फहराया था। लेकिन इस बार क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है, आयुषी जी? देखिए, आप जिस सीट की बात कर रहे हैं वो अमेठी की सीट थी। वहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे और राहुल गांधी को हरा करके स्मृति ईरानी ने 2019 में जीत हासिल की थी। देखिए, अमेठी की सीट जो है कहते हैं कि कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी और अमेठी में लंबे समय से जो है कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की थी। लगातार जो है अभी रायबरेली की यदि मैं बात करूं तो रायबरेली में भी लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है। लंबे समय से जो है कांग्रेस वहां पर जीतती आ रही है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से बात चल रही है, उन्होंने भी अपना दमखम दोनों ही सीटों पर दिखाया। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी अमेठी की सीट पर जीती थी, लेकिन यदि रायबरेली की बात करें तो रायबरेली की जनता का हमेशा सा कहना है कि कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं गया तो हम जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने गांव के बाहर बैनर्स भी लगा दिए थे। जनता हमेशा से ये चाहती थी कि कांग्रेस से जो भी गांधी परिवार से किसी को भी प्रत्याशी वहां पर बनाया जाए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी वहां से चुनावी मैदान में है, वहीं यदि मैं भूपेश बघेल की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, उनका कहना है कि रायबरेली से जो है इस बार प्रधानमंत्री निकलेंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि रायबरेली की जनता ने किसको चूज किया। जी, मैं पल्लवी जी से सवाल ले लेती हूँ। पल्लवी जी, लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी का समर्थन लोग करते आ रहे हैं, मोदी मैजिक के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। क्या आने वाले समय में कमल के निशान की वजह, चुनाव चिन्ह के निशान की जगह सिर्फ एक प्रतिनिधि देखा जाएगा कि उसी को लेकर जो लहर चल रही उसी पर मतदान किया जाएगा? जी प्रज्ञा जी, अब बात करें नेतृत्व की तो आपने पीएम मोदी की बात करी है। वो बीजेपी का नेतृत्व है, पीएम रहे हैं वो इतने सालों से, तो इसलिए लोग उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, एज अ नेतृत्व देखते हैं। और पीएम के फेस पर ही बीजेपी इस बार चुनाव भी लड़ रही है। मोदी मैजिक बिल्कुल देखा जा रहा है, पूरे देश भर में देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काफी देखा जा रहा है। कहीं कहीं पर लोग जहां अपने सांसद से नाराज भी हैं, लेकिन वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए वोट किया जा रहा है। लेकिन बात करें प्रधानमंत्री की तो वो तो आज नहीं तो कल बदलना ही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने काम के आधार पर भी वोट मांगने होंगे, वो चुनाव लड़ना होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जैसे अभी अमन सर ने बोला था कि अभी बसपा अपनी जो कि है वजूद की लड़ाई लड़ रही है, सपा गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन गठबंधन में कहीं भी गठजोड़ नहीं देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उठापटक खटपट गठबंधन में देखी जा रही है, जिसके चलते लोगों में कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है गठबंधन को लेकर और बसपा की ओर भी लोगों का रुझान नहीं है। तो लोग ऐसे में बीजेपी की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे में बीजेपी को उसका ज्यादा फायदा मिलेगा और बीजेपी का नेतृत्व मजबूत है। इंडी गठबंधन ने अभी तक अपने नेतृत्व का ऐलान नहीं किया है, उनकी तरफ से ऐसा ऑफिशियली कभी भी ऐलान नहीं किया गया है कि अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री नेतृत्व का काफी फायदा चुनावों को होता है, प्रचार प्रसार में होता है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि अपनी पार्टी ने अपना नेतृत्व किसे चुना है। तो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा और लोग पीएम के चेहरे को देखकर ही बीजेपी की तरफ बढ़ते हैं। जी, जैसा कि पल्लवी ने बताया कि पीएम का चेहरा बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्या कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है या इंडी गठबंधन को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? अमन जी। बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, जैसे पल्लवी ने अभी बात बताई अपनी, आयुषी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए थे। देखिए, लोकसभा चुनाव पीएम फेस के लिए ही हो रहा है। लोकसभा चुनाव हो किस लिए रहे हैं? लोकसभा चुनाव होंगे ताकि इस देश का नया प्रधानमंत्री आने वाले सालों में इस देश का नेतृत्व कौन करेगा उसको चूज करने का चुनाव चल रहा है, उसको चुनने का चुनाव चल रहा है। तो जब बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर से क्लियर था कि हाँ, हमारा नेतृत्व जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री, जो अगले प्रधानमंत्री भी होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे। जब पीएम फेस की बात करते हैं और इंडी गठबंधन की बात करते हैं, जब पीएम फेस ही नहीं होगा तो जनता कंफ्यूज तो होगी, जनता कहीं ना कहीं डाउट में तो जाएगी कि हम वोट किसे कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री हमें मिले गठबंधन की तरफ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बीजेपी को बिल्कुल फायदा मिलेगा। बीजेपी अपनी तरफ से क्लियर रही है, हमेशा स्पष्ट रही है। देखिए, हम जैसे चर्चा कर रहे थे, चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे,
लोग काम पे वोट मांगते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकप्रियता है। जो बीजेपी की अगर बात करते हैं, बीजेपी ने जो बातें कही थी वो उन्होंने उन बातों वो मुद्दों को लेकर आए। राम मंदिर का बात करते हैं तो राम मंदिर का फैसला हुआ, जनता उनके पक्ष में जाएगी ही जाएगी। जी। बात करते हैं गठबंधन की, गठबंधन को जहां मुद्दों को लेकर आना था, जहां महंगाई जैसे जब मुद्दों की बात आती है, जहां एक समय बीजेपी उन पर जब यूपीए की सरकार थी, तब जब एनडीए जिस तरीके से हावी हुई थी उन पे, जी। विपक्ष हावी नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बीते चुनाव में, अगर बीते साल की बात करें, राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था, उससे राहुल गांधी की लोकप्रियता देश में काफी बढ़ी थी। राहुल गांधी को लोगों ने अब एज राजनेता के तौर पे अपनाया था। आयुषी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आपने जिस प्रकार से बात की कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की भी शुरुआत की थी, जो है लोकसभा चुनाव से पहले, भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी आए थे जब भी लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा की स्थिति तो साफ हो ही गई है। हाँ, मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि लोगों ने जो है राहुल गांधी को एक राजनीतिक के तौर पर देखा होगा, लेकिन अब ये तो 4 जून को साफ होगा कि किसकी सरकार आएगी और क्या होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की मैं जिस प्रकार से बात कर रही हूँ, लेकिन जो है जिस प्रकार से आप बात कर रहे थे सीएम के चेहरे को लेकर के भी, तो हाँ, इंडी गठबंधन को पहले से ही साफ कर देना चाहिए था कि यदि उनकी पार्टी इस बार सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि यदि बिना प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे, यदि उन्हीं की सीटों में जो है उन्हीं की लोगों में खलबली देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी ऐसे में। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस दौरान जो है जितने भी राज्यों में वो गए थे वहां पर उनकी लोकप्रियता जो है देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। जैसे कि आपने आयुषी मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो मैं पल्लवी जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी। इस बार भोपाल से आलोक शर्मा प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से एक नया चेहरा, जनता इसको किस प्रकार से देखती है? जी प्रज्ञा जी, अगर आलोक शर्मा की बात की जाए तो आलोक शर्मा जी नया चेहरा नहीं है, वो काफ़ी समय से राजनीति में रहे हैं और उन्होंने बीजेपी को अपना काफ़ी समय दिया है, लोगों के बीच भी वो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने उन्हें अपना भोपाल के लिए अपना सांसद के लिए चेहरा चुना है। और बात की जाए नेतृत्व वोट देने की बीजेपी को, तो आपको तो जैसा कि मैंने कहा था कि पीएम मोदी का फेस देखकर इस बार वोट किया जा रहा है और वोटिंग भी पीएम के लिए ही की जा रही है। तो हाँ, आलोक शर्मा एक प्रसिद्ध चेहरा है मध्य प्रदेश में और भोपाल में, तो उसको लेकर भी लोग वोट करेंगे। और सबसे पहली बात जो कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान सामने आते हैं कि उनका चेहरा कोई नहीं होता, बस वहाँ के लोगों को सांसद के रूप में चुना जाता है, लेकिन उनका चेहरा सिर्फ कमल होता है और लोग कमल के फूल को देखकर वोट देते हैं। अमन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि मोदी लहर चल रही, लोग मोदी मैजिक के नाम पर वोट देते हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा सांसद होगा, विधायक होगा, वो उस प्रदेश या जिले के लिए बेहद अच्छा होगा, चाहे वो किसी भी सीट से हो, प्रतिनिधित्व कोई भी कर रहा हो, किसी भी पार्टी से कर रहा हो, लेकिन आप किसी चुनाव चिन्ह या लहर को देखकर मतदान कर रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने जो पहले पल्लवी से एक सवाल किया था, आलोक शर्मा जी की बात करी थी, तो पहले अपन उस पर चर्चा करते हैं। उस सवाल से ही इस सवाल का जवाब निकल जाता है। देखिए, जैसे आलोक शर्मा की बात करते हैं, आलोक शर्मा भोपाल से मेयर रह चुके हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं। और बात करते हैं, अगर जब चेहरे की जो बात करते हैं अपन, देखिए सांसद बीजेपी से पहले भी रहे हैं, भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर रही हैं भी। आप जब अपन बात करते हैं कि किसी पार्टी विशेष को देखकर लोग वोट कर रहे हैं, देखिए बात जब होती है, जब प्रधानमंत्री जब बात करते हैं स्टेजों से, जब संवाद करते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं, वो अपने हमेशा कार्य ही गिनाते हैं कि अभी तक मैंने देश के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है। देश के लिए मैंने ये चीज़ें बोली थी, मैंने ये चीज़ें की हैं। जब प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को लेकर जब चीज़ें बताता है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमारी आप लोगों से सांसद के तौर पे, जो आपके क्षेत्र में जो सांसद प्रतिनिधि खड़ा हुआ था, जिसको आपने चुना है बीजेपी की तरफ से, हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है कि हमारा सांसद आपके लिए ये कार्य करेगा। उन्होंने वो कार्य गिनाए, तो लोग इसलिए ही बीजेपी की तरफ वोट कर रहे हैं। इसका अन्य और कोई कारण नहीं है, काम पे ही वोट हो रहा है, काम लोग कर रहे हैं, काम दिखा रहे हैं, लोगों को वोट मिल रहा है।
वहीं आयुषी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन इस बार की जनता किन मुद्दों को महत्वपूर्ण समझ के मतदान कर रही है? देखिए मुद्दे कई सारे हैं और मुद्दों की यदि बात करूँ तो मैं हर चुनाव में मुद्दे जो है जनता के लिए चेंज हो जाते हैं। जिस हिसाब से हम कह सकते हैं, सड़क हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, नौकरियां हो सकती है, कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर के जनता जो है इस बार वोट कर रही है। जितना मैंने जाना है, जितना मैंने देखा है, उस हिसाब से यदि मैं युवा वर्ग की बात करूँ तो युवा जो है बेरोजगारी को लेकर के कह रहा है और नौकरियों को लेकर के बातचीत कर रहा है कि उनको अधिक से अधिक संख्या में नौकरियां मिले, ऐसा उनका रुख है। यदि महिलाओं की बात करूं मैं तो महिला सशक्त होने के और जो है इस बार ये विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो कई सारे ऐसे विकास के मुद्दे हैं। देश में जितनी भी जनता है वो विकास चाहती है, देश को आगे ले जाना चाहती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती है कि इस बार का चुनाव यदि वो जीतते हैं तो तीसरी अर्थव्यवस्था जो है इस बार भारत को बना दिया जाएगा और भारत को जो है ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो एक जनता की यदि मैं बात करूं तो जनता एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहती है ताकि वो अच्छे से फैसला ले सके आगामी किसी भी चीज को लेकर। जी जी, वहीं मैं बात करूं पिछले चरण मतदान की, तो पिछले चरण मतदान में इस बार जो मतदान किए जा रहे हैं कम फीसदी में किए जा रहे हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन ने इस बार जितने भी 5 चरण के मतदान संपन्न हुए हैं उनके परसेंटेज दिए हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स नहीं बताए। इस पर आप तीनों क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी आदेश दे दिया है कि उन्हें 48 घंटे के अंदर जो है जो मतदान प्रतिशत है उन्हें वो जारी करने होंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आ गया है, इलेक्शन कमीशन भी उसका सम्मान करते हुए अगले 48 घंटों में जो नतीजे हैं वो सामने रख देगा। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे अभी कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उनके मुद्दे क्या हैं, देखिए प्रज्ञा, देश में मुद्दा रोटी कपड़ा मकान शुरू से रहा है, वो आगे भी रहेगा। लोगों को खाने को चाहिए, पहनने को लिए चाहिए, जो आता है पैसों से तो उसके लिए चाहिए नौकरियां। जी आयुषी जी, देखिए जिस प्रकार से आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। अब जिस प्रकार से उन्होंने दे दिया है, अब उसके हिसाब से जो है काम होगा। मैं अमन जी की बात से जो है वाकिफ करती हूँ। जी पल्लवी जी। जी प्रज्ञा जी, जैसा कि अभी अमन जी ने कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि वो 48 घंटों के अंदर बताए कि कहाँ कितनी संख्या में वोटिंग हुई है। तो ये चुनाव आयोग भी इस बात से नकारा नहीं है। चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमति जताई है, लेकिन चुनाव आयोग के वो जो भी पर्सनल रीजंस होंगे कि किस कारण से वो सिर्फ प्रतिशत दर्शाते हैं और वोटिंग संख्या नहीं दर्शाते, ये उनके कारण होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन सभी को करना होगा। तो उसके पालन के अनुसार चुनाव आयोग भी अब 48 घंटों के अंदर जितनी भी संख्या में वोटिंग हुई है वो बताएगा। जी, जैसा कि अमन जी ने रोजगार को मुद्दा बताया कि रोजगार युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आने वाले, अभी तक देखा जा रहा था कि युवा केंद्र सरकार से बेहद नाराज चल रही है क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, ऐसा विपक्ष ने दावा किया है। लेकिन इस पर क्या आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी प्रज्ञा जी, मैं इस पर कहना चाहूंगी कि देखिए, मुद्दा तो सभी सरकारों में होता है और जनता किसी भी सरकार से हमेशा संतुष्ट नहीं होगी। बात करें रोजगार की तो बिल्कुल रोजगार की कमी है और रोजगार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है सभी चीज के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। लेकिन बात की जाए तो इससे 10 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में भी रोजगार था, लेकिन तब एक आपने सुना होगा कि पर्ची खर्ची वाला मामला ज्यादा चलता था। तब भी अगर जरूरतमंदों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको मिल रहा है जो खर्ची दे सकते हैं, तो वो तो आपको एक अमाउंट पे कर ही सकते हैं। लेकिन जिसकी हैसियत नहीं है खर्ची देने की, जो नहीं दे सकता, उसको तो तब भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको तो तब भी मजदूरी करके ही अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है। लेकिन मुद्दे इस सरकार में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उसको उठा नहीं पा रहा है। पर्ची खर्ची वाला जो मुद्दा था वो बीजेपी ने उभर कर सामने लाया था, वो संसद में तक इस मुद्दे को उठाती थी। वहीं कहीं भी जाते हैं, अगर आज रोजगार की बात आती है तो अभी भी बीजेपी पर्ची खर्ची वाला मुद्दा बिल्कुल बेझिझक होकर उठाती है और उसके बारे में बात करती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष को मजबूत होना, विपक्ष को जो मुद्दे होते हैं उनको प्रखर रूप से उठाना चाहिए, उनको जनता के बीच रखना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए कि जो सरकार चीजें कर रही है इसके क्या नुकसान है
और अगर उनकी सरकार आती है तो उनकी सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठाएगी। देखिए, जिस प्रकार से एक बात मैं और कहना चाहूंगी, पल्लवी जी ने बात की कि विपक्ष को जो है मजबूती से अपना चुनाव लड़ना चाहिए, मजबूती से अपने मुद्दे उठाने चाहिए। राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने एक जनसभा की थी, इस दौरान उन्होंने 8,500 रुपये खटाखट देने की बात की थी। एक तरफ आप बेरोजगारी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव में मुद्दा रखते हैं कि हम आपको हमारी यदि सरकार बनती है तो 8,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ऐसे में युवा और जितने भी लोगों को ये पैसा मिलेगा वो और बेरोजगार होते चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो फ्री में पैसा मिल रहा है। अमन जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, आयुषी ने जो बात करी है प्रज्ञा, बहुत सही बात है। अगर देखिए, इस चुनाव की बात करते हैं, जब इस राज्य में, इस देश में अलग अलग राज्यों में जब पेपर हो रहे हैं, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो पटवारी भर्ती की परीक्षा थी, उन पेपर के लीक मामला सामने आया, जिससे युवा काफ़ी हद तक नाराज़ थे और अभी भी हैं। बेरोज़गारी जो मुद्दा है वो मैं एकदम से हम नकार नहीं सकते, ये बेरोज़गारी मुद्दा है, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जो आगे जो भी गवर्नमेंट बनने वाली है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों की तरफ से, जैसे आयुषी ने कहा कि सिर्फ ये बात करी जाती है कि हम जो बेरोजगार हैं उन्हें हम 8,000 देंगे या 10,000 देंगे। जब महिला सशक्तिकरण की बात करती तो युवा सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं कर रही सरकार? यहाँ पैसे देने से अच्छा है कि नई नौकरियों को कैसे लाया जाए, बेरोजगारी कैसे कम, कितनी नौकरियां निकाल सकती हैं, कितनी इंडस्ट्रियल बढ़ सकती हैं, रोजगार के मौके कैसे निकालते हैं। आने वाले समय में इस देश में सरकार के लिए, सरकार के पास सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है प्रज्ञा। ये कहना कहीं गलत नहीं है। आने वाले समय में जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है, युवा काफ़ी नाराज़ है, वो साफ देखने को मिल रहा है। जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि आज हमने चर्चा की लोकसभा चुनाव के छठे चरण की मुद्दा, जनता किसके दावों में दम देख रही है। अब तो ये आने वाली 4 जून को ही देखा जाएगा। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।